हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन फंडा में। आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा 9 का थर्ड चैप्टर है। यह हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वे भारतीय दार्शनिक कौन थे जिन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व परमाणु को परिभाषित करने का प्रयास किया? ऑप्शन है महर्षि कणाद, ऑप्शन बी है पाकुदा कात्यायान, सी है शुक्राचार्य और डी है ए और बी दोनों। अब ज्यादातर छात्र यहाँ क्या गलती करते हैं, महर्षि कणाद है उन पे टिक करके और आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप मेरी तरह पूरे 4 ऑप्शन पढ़िए। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है। यहाँ पे महर्षि कणाद और पाकुदा कात्यायान ये दोनों ही सही आंसर हैं, क्योंकि महर्षि कणाद ने कहा था कि किसी पदार्थ को यदि छोटे छोटे कणों में बांटा जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो उसका छोटे से छोटा कण है वो आगे नहीं टूटेगा, यानी कि वो अविभाज्य होगा, और उस कण को उन्होंने परमाणु कहा। उसके बाद पाकुदा कात्यायान ने कहा कि जो प्रकृति में पदार्थ बने होते हैं वो इन्हीं कणों के बने होते हैं, छोटे छोटे कणों के, और पदार्थों की प्रकृति भी इन्हीं के कारण डिफाइन होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्योंकि इन दोनों ने ही परमाणु को परिभाषित करने का प्रयास किया था। हाँ, यहाँ पर पाकुदा कात्यायान नहीं होता तो आंसर हो जाता महर्षि कणाद। लेवोसियर और प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए, वो कौन कौन से नियम हैं? वो दोनों है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। रासायनिक संयोजन के एक नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। यह कौन सा नियम है? यह कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। रासायनिक संयोजन का यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लेवोसियर ने प्रतिपादित किया था। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। रासायनिक संयोजन का यह सिद्धांत किसने दिया? यह दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ये कौन सा नियम है? स्थिर अनुपात का नियम है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, चाहे वह जल किसी भी स्रोत का हो? तो देखिए ये स्थिर अनुपात का नियम है, और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो संयोजन होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। कैसे? देखिए H2O जो जल है वो किसी भी स्रोत का हो, तो जो जल बनेगा वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनेगा। अब इनका अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में मिलेंगे? तो H2 में देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:16। फाइनल अनुपात कितना निकलेगा आपका? 1:8। ठीक है, तो ये तो हो गया राइट आंसर। कितने अनुपात में मिलेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा द्रव्यमानों का? 1:8। ऑप्शन सी। कई छात्र क्या गलती करते हैं, H2O देखा कि जल का सूत्र जो होता है वो H2O होता है, और H2O में क्या करते हैं कि 2:1 आंसर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, सीधा साधा सा सीधा अनुपात हो गया 2:1। लेकिन वो
आंसर आपका गलत होता है, 2:1 नहीं होगा। द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है, द्रव्यमानों का अनुपात होगा 1:8। जल निर्मित करने में 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो जल को बनाने में 1:8 अनुपात से जल बनता है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन संयोग करती है? 8 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन संयोग करेगी? 16 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी करेगी? 24 ग्राम। तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 ग्राम। अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों का अनुपात सदैव रिक्त स्थान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। तो अमोनिया का देखिए कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 14 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 3। तो अनुपात कितना आया? 14:3। ठीक है, 14:3। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण रिक्त स्थान है जो अविभाज्य है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है डाल्टन के अनुसार? तो डाल्टन ने उसे परमाणु कहा था। तो ऑप्शन सी। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए डिपेंड करता है कि तत्व कौन सा है। जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये निष्क्रिय गैस होती है, तो ये एक परमाणुक होती है, यानी कि इनका एक परमाणु भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि इनका जो अणु है वो एक परमाणु से बन जाएगा। तो निष्क्रिय गैसों का जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, O नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये O2 के रूप में ही स्थायी रहती है प्रकृति में। जब हम श्वास लेते हैं ना, और जो पौधे छोड़ते हैं तो वो O2 के रूप में ही छोड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो O2 जो रूप है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं इसमें, वो स्थायी रहता है। इसी प्रकार से फास्फोरस का P4 के रूप में रहता है, उसमें 4 परमाणु रहते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु बहुत छोटा होता है, तो इसकी इकाई को मापा जाता है नैनोमीटर में, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। वे प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक दिए? तो तत्वों के प्रतीक पहली बार किस वैज्ञानिक ने दिए थे? वो दिए थे डाल्टन ने। और किस प्रकार के दिए थे? ये देखिए, यहां देख रहे हो आप, हाइड्रोजन का दिया था, ऐसे गोले में एक निशान लगा दिया अंदर, और ऑक्सीजन का एक गोला दिया हुआ है। आयरन का उन्होंने एक गोले के अंदर आई लिख दिया, एकदम वृत्त के अंदर। कॉपर का सर्किल के अंदर सी लिख दिया। तो इस टाइप के जो सिंबल दिए थे वो किसने दिए थे? डाल्टन ने दिए थे। वह वैज्ञानिक जिसने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं, कौन थे? वो थे बर्जीलियस। जो आजकल हम लिखते हैं एल्यूमिनियम का Al लिखते हैं, कैपिटल में A लिखते हैं, और L को छोटा ABCD में लिखते हैं Al। तो इन्होंने कहा था कि इनको 2 अक्षरों के नाम से लिखा जा सकता है, और ऐसे लिखा जा सकता है, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही है, तो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हीलियम, हीलियम को लिखा जाता है He, H कैपिटल और E छोटा। विश्व स्तरीय संस्था जो तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है,
कौन सी संस्था है जो तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है? वो है IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या है वो देखते हैं। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे की हो या SSC की हो या बैंक की हो या RS हो, सब में पूछा जाता है, स्टेट PSCs में पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का प्रतीक लैटिन नाम से लिया गया है? तो इनमें से जो लैटिन नाम से लिया गया है वो है आयरन। आयरन का जो लैटिन नाम होता है वो होता है फेरम। तो इसका सिंबल जो लिया गया ना Fe, वो फेरम से लिया गया है, FERRUM। तो यहाँ Fe जो शुरू के जो 2 लेटर हैं वहां से उठाए गए हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? तो इनमें से गलत युग्म कौन सा है? तत्व दे रखे हैं और उनके लैटिन नाम दे रखे हैं। गोल्ड का दे रखा है ऑरम, सिल्वर का दे रखा है अर्जेंट, सोडियम का दे रखा है नेट्रियम और पोटेशियम का दे रखा है कैलियम। तो गोल्ड का ऑरम सही है, सिल्वर का अर्जेंट दे रखा है, ये गलत है। ये युग्म गलत हो गया आपका, ऑप्शन बी, क्योंकि सिल्वर का अर्जेंट नहीं अर्जेंटम होता है। सोडियम का नेट्रियम सही दे रखा है, पोटेशियम का कैलियम सही दे रखा है। इनको याद कैसे करते हैं, इनकी ट्रिक मैंने दे रखी है दूसरे वीडियो में, आप वहां जाकर देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है पहले से ही और इजीली वहां से याद हो जाएगा आपको। एक AMU बराबर क्या होता है? AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसको सिर्फ U से भी डिनोट करते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो AMU लिख दो या U लिख दो, एक ही बात है। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये कार्बन 12 क्या है? कार्बन का समस्थानिक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हुआ। एक AMU का मान ग्राम में कितना होता है? तो ग्राम में एक AMU का मान कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ऑप्शन बी। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं अणु, मॉलिक्यूल। यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? यौगिक के एक अणु में जितने परमाणु होंगे वो कहलाती है उसकी परमाणुकता, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणुकता होती है 2, क्योंकि ऑक्सीजन आप देखते हो O2 के रूप में पाया जाता है, जो इसका स्थायित्व है प्रकृति में। तो O2 के रूप में ये स्थायी होता है, अकेला O के रूप में नहीं रहता है। तो इसकी परमाणुकता कितनी हुई? 2। निम्नलिखित में सल्फर की परमाणुकता है, सल्फर की परमाणुकता कितनी है? सल्फर की होती है 8, यानी कि S8 के रूप में ये स्टेबल रहता है। 8 परमाणु हैं, इसलिए इसको बहुपरमाणुकी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से बहुपरमाणु कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? सल्फर आएगा। तो परमाणुकता कैसे याद करोगे आप इजीली? इसके लिए मैंने ट्रिक भी डाल रखी है, मेरे दूसरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। वहां पे एटॉमिसिटी, परमाणुकता याद करने की ट्रिक मैंने दे रखी है। 7-8 मिनट का वीडियो है हार्डली, लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 एलिमेंट की जो अणु हैं उनकी परमाणुकता आराम से याद हो जाएगी। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है। P4 के रूप में ये स्थायी पाया जाता है प्रकृति में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक परमाणुक है? एक परमाणुक कौन सा है इसमें से? देखिए, ऑक्सीजन होती है आपकी O2 के रूप में, ओजोन होती है O3 के रूप में और फास्फोरस होता है P4 के रूप में।
तो बचा क्या, हीलियम। हीलियम पाया जाता है एक परमाणु के रूप में, He के रूप में। कभी आपने He2 नहीं लिखा हुआ देखा होगा, तो He के रूप में जो निष्क्रिय गैस है ये सब एक परमाणु को होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक मैंने बताया था आपको कौन सा होता है, सल्फर, जिसमें 8 परमाणु होते हैं उसके एक ही अणु में। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 U। एक क्लोरीन परमाणु का, ये ध्यान रखिए, एक क्लोरीन परमाणु जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? जो आवेशित कण होते हैं उनको कहा जाता है आयन। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, आपको किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र निकालना हो तो आप इनको याद कर लीजिए। 99% आपसे इसी में से पूछा जाता है। तो यहां देख लीजिए आप, संयोजकता पहले आपको याद होनी चाहिए। यदि किसी भी यौगिक का आप फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, रासायनिक सूत्र बनाने जा रहे हैं, तो उसके आपको संयोजकता मालूम होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, ये +1 इनकी संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब कितने से जुड़ सकता है। जैसे आपके पास 2 हाथ होते हैं, हमारे पास 2 हाथ होते हैं, तो हम 2 हाथों से पकड़ सकते हैं किसी चीज को, तो हमारी संयोजकता जैसे 2 मान लो, इस तरीके से होती है इनकी संयोजकता। तो हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम और सिल्वर की संयोजकता कितनी होती है, +1। इसी तरह से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी होती है -1। और जो बहुपरमाणुक आयन है, ये भी 3 ग्रुप में बांटे हैं मैंने। ये सभी में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी होती है 1, यानी कि अमोनियम की होती है +1 और बाकी हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की होती है -1। तो आप इन्हें एक ग्रुप में ऐसे बांट के याद कर सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइट। इनकी 2, यानी कि जो अधातु वाले हैं उनकी माइनस में है और धातु वाले हैं उनकी प्लस में है। बहुपरमाणु की माइनस में है। एल्यूमिनियम की 3+, नाइट्राइट 3- और फॉस्फेट 3-। कॉपर और आयरन को मैंने अलग रखा हुआ है। कॉपर की है 1+ और 2+, और आयरन की 2+ और 3+। कॉपर 1+ जब होगा तो क्यूप्रस कहा जाएगा और 2+ की फॉर्म में होगा तो क्यूप्रिक कहा जाएगा। इसी तरह से आयरन जो होता है वो 2+ की फॉर्म में फेरस और Fe3+ की फॉर्म में कहा जाएगा फेरिक। अब चलिए फॉर्मूले कैसे निकालते हैं ये देखिए आप। यहां देखिए H2S का पूछा था। H2S का कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन ले लो और इधर सल्फाइड ले लो। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1+ होती है और सल्फाइड की होती है 2-। उसके नीचे रख दो, हाइड्रोजन के नीचे 1 रख दो और सल्फाइड के नीचे 2 रख दो, आपस में क्रॉस कर दो, यानी कि उसकी संयोजकता उसके वहां लगा दो और उसकी संयोजकता उसके वहां लगा दो। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, देखो H के 2 लग जाएगा और S के 1, तो फॉर्मूला क्या हुआ, H2S। तो इजी है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, मैग्नीशियम और इधर रख दीजिए क्लोराइड। मैग्नीशियम की होती है 2+, तो नीचे मैग्नीशियम के 2 रख दो। क्लोराइड की होती है 1-, तो क्लोराइड के नीचे रख दो 1। अब आपस में क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा, MgCl2। आसान है। सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है, तो सोडियम नाइट्रेट का कैसे निकालोगे, यहां देख लीजिए
Na की प्लस और नाइट्रेट की माइनस, 1 है दोनों की, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें 1 है तो NaNO3 फॉर्मूला हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम की होती है 2+ और हाइड्रोक्साइड की होती है 1-। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ देखिए बहुपरमाणुक आयन जो होते हैं उनको ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है ताकि उसके जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उससे छेड़छाड़ ना हो। जैसे OH CaOH का होल ट्वाइस है, यदि आप ब्रैकेट हटा दो और सीधा 2 लगा दो तो H के आगे आपको 2 लग जाएगा और O के आगे कुछ नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, CaOH ब्रैकेट लगा हुआ OH है और उसके आगे आप 2 लगाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। Al2SO4 का होल थ्राइज में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ परमाणुओं की संख्या देख लीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिक्स की तरह ही है, सिंपल है, टफ नहीं है। सल्फर 1 है, बाहर 3 है, 3 से करोगे तो सल्फर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने, 4, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, ये 12 हो जाएंगे। तो सल्फर 3 हो गए, ऑक्सीजन 12 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 15। अब बाहर के कितने हैं, Al2 ये 2 हैं, तो 2 + 15 टोटल कितने हो गए, 17। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, 17 परमाणु हुए इसमें। फॉस्फेट आयन में कितने परमाणु हैं? तो फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4। अब PO4 का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए एक P है, 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल परमाणु कितने हुए, 5। तो आंसर ऑप्शन सी, 5। सल्फाइड आयन में कितने परमाणु हैं? यहां आपको आयनों के फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। आयनों के फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से वहां उनकी परमाणुकता दे सकते हैं, कितने परमाणु हैं उसमें। सल्फाइड का होता है SO3 2-, तो कितने हुए यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन 1 सल्फाइड, तो टोटल कितने हो गए, 4। ऑप्शन सी सही आंसर है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए कार्बन, इसकी संयोजकता होती है 4 और क्लोराइड की होती है 1, आपस में क्रॉस कर दो, देखिए कितना आएगा, CCl4। तो क्या हो गया आंसर आपका, ऑप्शन डी, CCl4। एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परमाणविक द्रव्यमान। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, परमाणविक द्रव्यमान। एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? तो एक अणु में जितने भी परमाणु हो उनके द्रव्यमान के योग को कहा जाता है आणविक द्रव्यमान। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और काफी सारे MCQs आपको याद हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा मोल कंसेप्ट, इसी का पार्ट 2, जिसमें थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के से आपको लगेंगे, इसलिए मैंने इसमें क्लब नहीं किया है, उसको अलग से लेकर आऊंगा तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।